हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे आप लोगों से वह टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स में आता है और आपका एमकॉम सेमेस्टर में भी और एमकॉम प्राइवेट में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पाया जाता है। टॉपिक का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर वेरियस कंपटीशन मार्केट, नॉन कंपटीशन मार्केट, दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, नॉन परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें आप लोग जो पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ेंगे, मोनोपोली को पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पढ़ेंगे, ओलिगोपोली को पढ़ेंगे, डुओलिगोपोली को पढ़ेंगे। ऐसे सारे बाज़ारों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। बट इन पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, यह समझने के लिए हमको पहले बाज़ार समझने पड़ेंगे। बाज़ार कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। और बाज़ार वैसे तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन अपने यहाँ से दो तरीके के बाज़ार काम में आने हैं जिससे हमारा टॉपिक समझ में आ जाए। एक तो प्रतियोगिता के आधार पर डिस्क्रिप्शन किया गया मार्केट का, और एक समय के आधार पर, है ना। हमको ये दोनों पॉइंट अगर समझ में आते हैं तो बाज़ार अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बाज़ार क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बाज़ार कैसे डिफ़ाइन किया गया है, और दूसरा हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, यानी कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए आपके सामने कह रहा है कि मार्केट रेफर्स टू ए मैकेनिज्म और एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटी कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बाजार से अभिप्राय उस संयंत्र या व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की बिक्री एवं खरीद के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। देखिए अमूमन होता क्या है कि हम बाजार का जो अगर शब्द समझते हैं तो क्या समझते हैं सामान्यतः, कि बाजार शब्द का अर्थ उस स्थान विशेष से लगाते हैं जहां पर वस्तु के परचेजर और सेलर इकट्ठे होकर अपने अपने वस्तुओं को बेचने और खरीदने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग बाजार कहते हैं। बट हमारी इकोनॉमिक्स में यहाँ पर बाजार का यह अर्थ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के सेंस से यहाँ पर यह अर्थ नहीं होता है। उसका जो सेंस है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेस पर परचेज़र और सेलर जो है वो इकट्ठे हों, ठीक है ना। उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी सेलर की जगह कोई और आके, उनका नौकर या उनका जो है कोई और एजेंट आके वो भी तो सौदा कर सकता है। या वो ना आए तो फ़ोन पे, टेलीफोन पे भी तो आजकल सारे जो है मार्केटिंग होती है। तो ऐसी दशा में भी तो हम परचेज़ और सेल करते हैं। दूसरी बात कि ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार होने के लिए बाज़ार वहीं पर हो जहाँ पर हम लोग स्टॉक इकट्ठा करके रखते हों, जैसे दुकानों पर होता है, तो कि वहीं से परचेज सेल किया जाए और वहीं से माल की डिलीवरी कर दी जाए। तो ये भी अर्थ इसमें हमारे अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है ना। तो व्यवहार में होता क्या है कि हम लोग स्टॉक कहीं और रखते हैं, डीलिंग कहीं और करते हैं, माल कहीं से और जो है डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, तीसरे स्थान पर कर देते हैं। तो यह हमारा बाज़ार बन जाता है, ठीक है ना। जबकि व्यवहार में होता क्या है कि वस्तु के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो फॉरेन कंट्री में भी, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जगह जगह जो है फैले हुए हैं, तो वहाँ भी तो हम परचेज सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी बिल्कुल सटीक मीनिंग निकल के आएगा, वो क्या निकल कर आएगा कि बाज़ार से अभिप्राय उस संयंत्र या व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। जैसे ई कॉमर्स से आज हम लोग टोटल जो है काम करते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब हो गया इंटरनेट के थ्रू सारी परचेज सेल होती है। तो इंटरनेट के थ्रू जो ये परचेज सेल हो रही है, दैट्स अ मार्केट, ये सब मार्केट है। ओके, तो समझ में आ गया होगा मार्केट क्या होता है। यानी कि हम लोग अगर ये कहें आप लोगों से कि बाज़ार का अभिप्राय ऐसे मैकेनिज्म से है या ऐसे अरेंजमेंट से है जो वस्तु और को बेचने और ख़रीदने को आरामदायक बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। यह जो व्यवस्था होती है वो टेलीफोनिक संचार के माध्यम से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भी संभव हो सकती है।
ओके, टेली शॉपिंग जो है आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है। टेली शॉपिंग से हम सब परिचित हैं, जिसके बिना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाजारी लेन देन हो जाता है। तो सीधी सी बात, साफ शब्दों में अगर हम लोग कहें तो अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं लगाया जा सकता। इससे अभिप्राय उस संयंत्र या व्यवस्था से है जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं की बिक्री खरीद के लिए क्रेता और विक्रेताओं के बीच का संपर्क सुविधाजनक हो जाता है। तो ये हालांकि ये आपका जो है बाजार का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग बाजार को समझने के लिए हमको समझना ज़रूरी है कि बाजार में ये एलिमेंट्स होते हैं बाजार के, एरिया, क्षेत्र, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस क्षेत्र से किया जाता है जहाँ परचेजर और सेलर फैले हुए हैं, जहाँ तक फैले हुए उनका आपस में प्रतियोगिता होती है। यानी कि जैसे आप लोग कहें कि भाई हमारी दुकान यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है परचेजर यहाँ का है और जो सेलर इंग्लैंड का है, तो ये हमारा एरिया है। वन कमोडिटी, ध्यान रखना है कि वैसे तो बाज़ार में कई वस्तुओं का लेन देन होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में एक ही वस्तु पे जहाँ परचेज़र और सेलर दोनों आपस में तय कर लेते हैं उस कमोडिटी को, वही हमारा क्या बन जाता है, बाज़ार बन जाता है, ठीक है ना। जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी, वैसे तो ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी सेलर ने, परचेज़र ने एक आइटम पे जो डीलिंग की है, दैट से उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता, ये तो मालूम ही होना चाहिए कि परचेज़र और सेलर होना चाहिए। परचेज़र और सेलर नहीं होंगे तो मार्केट हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि परचेज़र और सेलर की जगह, परचेज़र और सेलर की जगह जो है वो कौन हो सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनके प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। फ्री कंपटीशन, स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार के लिए ये आवश्यक है कि सेलर और परचेज़र के बीच जो होनी चाहिए स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। ऐसा ना हो परचेज़र के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि तुम्हें यहीं से माल लेना, या सेलर के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि तुम्हें इतने रुपये का माल बेचना, तो फिर वो बाज़ार नहीं माना जाएगा। अर्थात सौदा करते समय, डीलिंग करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध अगर पाया जाता है, कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाई जाती है, तो वो बाज़ार नहीं होता है। किसी भी तरह का अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तभी बाज़ार है। ओके, आगे कहता है वन प्राइस, एक कीमत। ध्यान रखें कि जब, देखिए एक कीमत का मतलब ये नहीं है कि जो बाज़ार हैं सब में उसके प्राइस एक होने चाहिए, नहीं। एक कीमत का मतलब है कि परचेज़र और सेलर के बीच में जो डीलिंग हो रही है वो कोई से एक प्राइस को लेकर हो रही है। एक प्राइस पर दोनों ने समझौता कर लिया, उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं वन प्राइस, एक कीमत, क्रेता और विक्रेता ने जिस पर तय कर लिया है। तो ध्यान रखना है कि बाज़ार बनने के लिए ये तत्व होने ज़रूरी हैं, एरिया, वन कमोडिटी, बायर एंड सेलर, फ्री कंपटीशन एंड वन प्राइस, ठीक है। आफ्टर इट हम लोग बाज़ार का क्लासिफिकेशन करेंगे कि बाज़ार कितने तरह का होता है। देखिएगा इसका आप लोग स्ट्रक्चर ये देखिएगा, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, अर्थशास्त्र के द्वारा विभिन्न तत्वों के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण किया जाता है। निम्न तालिका में इस वर्गीकरण को स्पष्ट किया गया है। इसमें से देखिए इन्होंने बांटा है एरिया के बेस पर, क्षेत्र के आधार पर बाज़ार कितने तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर, वर्ग के आधार पर, उनकी लीगलिटी के आधार पर और उनकी नेचर के आधार पर, ठीक है। तो इसमें से देखिए दो को तो हमारे लिए आगे काम आएगा ही आएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, प्राइस का डिटर्मिनेशन करेंगे, मूल्य का निर्धारण करेंगे, उसके लिए ये दो हमें समझने बहुत ज़रूरी है। तो इनको तो हम लोग डीपली पढ़ेंगे, तो इनको तो हम आगे समझेंगे। बाकी ये हमारे लिए आगे काम के आने वाली चीज़ नहीं है, बट बाज़ार का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट इनको कर देता हूँ, बाकी हम लोग इनको डीपली एनालिसिस करेंगे। जैसे क्षेत्र के आधार पर कह रहा है, एरिया के आधार पर, तो पहला कह रहा है लोकल मार्केट, स्थानीय बाज़ार। लोकल बाज़ार क्या होता है, लोकल बाज़ार से अभिप्राय हमारा उस बाज़ार से होता है जो छोटे से क्षेत्र में सीमित होता है, ठीक है। ये उन वस्तुओं का होता है जिनकी मांग जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और लगभग स्थानीय बाज़ार के अंदर वो वस्तु आ जाती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे दूध है, दही है, ठीक है ना, सब्जी है, कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत भारी होती हैं, ईंट है, पत्थर है, रेत है। ऐसे जो बाज़ार होते हैं वो लोकल मार्केट के होते हैं। देखिए कोई सीमेंट कहीं मान लीजिए कोई बहुत अच्छा बहुत दूर मिलता हो, लेकिन वहाँ से लेना पसंद नहीं करेगा। ईंट जो है वहाँ से लेना पसंद नहीं करेगा, आसपास की चीज़ों जगह से ईंट लेना पसंद करेगा। ऐसे दूध, दही, सब्जी हैं ये सब। दूसरा होता है रीजनल मार्केट, प्रादेशिक बाज़ार। प्रादेशिक बाज़ार जो होता है इसको हम लोग प्रांतीय बाज़ार भी कहते हैं,
ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये लोकल एरिया से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर वस्तु की मांग और पूर्ति जो है एक प्रदेश यानी एक प्रदेश जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जितने भी हमारे स्टेट हैं उस स्टेट के अंदर अंदर जो परचेज सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक बाज़ार। ठीक है, रीजनल मार्केट या स्टेट मार्केट भी इसको कह सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में पगड़ी का काम बहुत होता है, जैसे राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में गांधी टोपी की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ऐसे जो जिस जिस प्रदेश में जो जो जिस जिस आइटम के लिए फेमस है वही चीज़ उनसे वहाँ से परचेज सेल की जाती है। राष्ट्रीय बाज़ार क्या होता है? नेशनल मार्केट का मतलब होता है कि जब पूरे प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत के अंदर यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, स्टेट स्टेट सब के अंदर जो है परचेज सेल किया जाता हो तो उसको हम लोग नेशनल मार्केट बोलते हैं। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में की जाती है उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय हो जाता है। जैसे भारत में साड़ियाँ, भारत में कांच की चूड़ियाँ, धोती की मांग बहुत ऐसे की जाती है, तो इन वस्तुओं का बाजार कैसा हो गया? राष्ट्रीय बाजार हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब हो गया कि जिसकी सीमाएं देश से भी बाहर चली जाती हों, जिसके क्रेता विक्रेता संसार से पूरे संसार के कोने कोने में फैले हुए हों, उनकी वस्तुओं की मांग विश्वव्यापी हो जाती हो, वर्ल्ड वाइड हो जाती हो, ऐसे बाज़ार को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, कपास, पटसन, रुई वगैरह ये सब जो है इंटरनेशनल मार्केट के होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। कार्य के आधार पर अगर बात करें तो वर्क फंक्शन के बेस पर, ठीक है ना, बेसिस ऑफ फंक्शन। स्पेशलाइज्ड मार्केट, विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार का मतलब हो गया कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्पेशल दुकानों की मार्केट हो जाती है। जैसे कभी कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ वस्तुओं के बाजार जो है ना एक साथ कुछ क्षेत्र में स्थानों में बढ़ जाते हैं, इन्हें ही हम लोग विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे जहाँ पर सुनारों की दुकान होगी तो हम लोग कहेंगे जोरी बाजार। जैसे सब्जी जहाँ पर बिकती है तो हम लोग कहेंगे सब्जी बाजार। यानी जहाँ पर एक ही तरह की वस्तुओं का बहुत सारी दुकान होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मार्केट। दूसरा है मिक्स्ड मार्केट। मिक्स्ड मार्केट जैसे कि नाम से क्लियर है, एक वस्तु से ज़्यादा वस्तु जहाँ पर सेल होती हो तो उसे हम लोग जनरल मार्केट बोलते हैं, मिक्स मार्केट बोलते हैं। नमूनों द्वारा बाजार। देखिए आजकल क्या होता है कि जगह जगह नमूने, सैंपल के बेस पर जो है काम किया जा रहा है। यानी बड़े पैमाने पर परचेज और सेल जो की जाती है वो स्पेसिमेन देकर, सैंपलिंग देकर की जाती है। माल बेचने वाली जो मिल होती हैं, फर्म होती हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या दे देती हैं? नमूने दे देती हैं, स्पेसिमेन देती हैं। वो नमूने दिखा देते हैं, माल का ऑर्डर उससे बुक कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मार्केटिंग बाय सैम्पलिंग। श्रेणियों के आधार पर बाजार, मार्केटिंग बाय ग्रेड्स। ग्रेड्स का मतलब होता है कि जहाँ पर यह तय कर दिया जाता है कि पहले नंबर पर इनकी मार्केटिंग, दूसरे नंबर पर इनकी, तीसरे नंबर पर इनकी, चौथे नंबर पर इनकी, ऐसे जब ग्रेड में बांट दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणियों के आधार पर बाजार। फिर आपका वैधानिकता के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। लीगलिटी में दो तरह के बाजार होते हैं, उचित बाजार, अवैध बाजार। फेयर मार्केट का मतलब हो गया कि जहाँ पर किसी भी वस्तु की खरीदने में, बिकने में, क्रय और विक्रय में, परचेज और सेल में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता हो, गवर्नमेंट उसमें अपनी भूमिका डालती हो, गवर्नमेंट अपना इंटरेक्शन डालती हो और सारी की सारी चीज़ें उपभोक्ता को फेयर रेट पर मिलती है, उचित कीमत पर मिलती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उचित बाजार बोलते हैं। दूसरा है अवैध बाजार, जहाँ पर क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज़्यादा होता हो या कम होता हो, उस बाज़ार को हम अवैध बाज़ार कहते हैं, इल्लीगल मार्केट। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है वस्तुओं की प्रवृत्ति के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कमोडिटी। उपज बाजार। देखो सीधी सी बात है, जहाँ बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय सौदे किए जाते हैं, यानी जो भी तुम्हारा उत्पादन होने वाला है, जो भी मार्केट, जो भी जो है ज़मीन से पैदा होने वाला उसका ही सौदा तय कर लिया जाता है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब हो गया कि जिस बाज़ार में शेयर बेचे जाते हों, सिक्योरिटी बेची जाती हो, स्टॉक बेचे जाते हों, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ध्यान से समझ लीजिएगा, स्टॉक मार्केट का मतलब जिस बाज़ार में अंश, प्रतिभूति या स्टॉक आदि के सौदे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। और तीसरा हो गया हमारे पास धातु बाज़ार, बुलियन मार्केट। ठीक है ना, धातु बाज़ार को कहते हैं बुलियन, BULLION, बुलियन मार्केट। जिस बाज़ार में सोने चांदी के परचेज सेल की जाती हो,
गोल्ड के और सिल्वर के परचेज सेल के सौदे आपस में किए जाते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन मार्केट बोलते हैं। तो आपको ये बाज़ार का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हमें पहुँचना है, जिस टॉपिक पे हमें पहुँचना है, उस टॉपिक को समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर इनके आधार पर ही मूल्य का निर्धारण होगा। अगली वाली क्लासों में हम इनको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।